नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। साथियों, आज मैं आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूँ। देश में प्रधानमंत्री तो सभी लोग बनना चाहते हैं। ममता दीदी भी बनना चाहती हैं, केजरीवाल भी बनना चाहते हैं, शरद पवार भी बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी बनना चाहते हैं, और कुछ छोटे छोटे भैया लोग हैं, सब तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। संख्या बल किसी के पास नहीं है, लेकिन सब प्रधानमंत्री बनना चाहता है। एक बात तो मुझे अच्छी लगी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि भाई हमारे पास 99 एमपी हैं, जो बहुमत लेकर के आता है हम 99 अपने एमपी उनको दे करके प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। आए जो लोग देश में बनना चाहे प्रधानमंत्री बन ले। अब लोग छितराने लग गए। जो लोग तीसरे मोर्चे का गठन की बात कर रहे थे, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा की सुप्रीमो हो, लेकिन सब प्रधानमंत्री तो बनना चाहता है और पॉकेट में है, कहीं विस्तार में नहीं है, एक एक प्रांत में बैठा हुआ है और सबकी एक चाहत है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। और कुव्वत किसी के अंदर नहीं है, हैसियत किसी के पास नहीं है, और हैसियत के लिए चैलेंज तो कर दिया कांग्रेस ने कि भाई हमारे पास 99 भाजपा के बाद दूसरे नंबर का के एमपी हमारे पास हैं, हम अपना समर्थन देने को तैयार हैं। आए जिसको प्रधानमंत्री बनना हो आए, बहुमत लेकर के हम 99 एमपी अपना समर्पित करने को तैयार हैं। अब सब लोग चुप है। अखिलेश यादव भी बिना शर्त समर्थन देने केजरीवाल को पहुंच गए। ममता दीदी का गीत गाने लग गए। अरे ममता हो चाहे केजरीवाल हो, ये मनुवाद के ही समर्थक हैं, ये मनुवाद की ही बी टीम है। इनकी जो संस्कार व्यवस्था है वही है, अंधविश्वास फैलाओ, फर्जी नारे लगाओ और प्रदेश में राज करो, यही है। देश हित की बात पर कोई बात नहीं कर रहा। कौन इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात कर रहा है? कोई एक का नाम बताइए। ममता हैं, केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, मायावती हैं, बताइए, अखिलेश यादव हैं। सबकी कहिए तो पोल पट्टी खोल दिया जाए, हैं? सबके जमीन के नीचे सब मिल जाएगा क्या खुदाई में इन लोगों ने अब तक क्या किया है। कुछ लोग कांग्रेस की गलतियां गिनाते हैं, मैं भी कहता हूं कांग्रेस से गलतियां हुई हैं, लेकिन उसने अपने गलतियों का माफ़ी मांग लिया है। और आज उसकी नई जनरेशन जो सामने आई है वो इस देश के 90% बहुजन की बात कर रही है, वो जाति जनगणना की बात कर रही है, वो आरक्षण के बढ़ाने की बात कर रही है। ये लोग मनुवादी लोगों ने आरक्षण को 50% जो रेखा बांध दिया है, उसको उन्होंने कहा नहीं, इसको तोड़ने की ज़रूरत है और बाधा बढ़ाने की ज़रूरत है। और कितना तरीके से स्वीट पॉइजन दे रही है। मैं तो बहुत तरस खाता हूँ कि इस देश के में लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं? अंधविश्वास में बहे जा रहे हैं, पत्थर को पूजने में चले जा रहे हैं, कुंभ के में करोड़ों की भीड़ लगा जा रही। अरे उस गंदे पानी से नहा करके कौन सा आप क्या हो जाओगे? हाँ भाई, अमित शाह के स्वर्ग दिखा दिए हैं कि जो इस में नहाएगा, और मोदी और योगी और अमित शाह ने बता दिया है कि जो इस प्रयाग में आकर के कुंभ में नहाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। अरे स्वर्ग में जाएगा? किसने स्वर्ग देखा है? अमित शाह देखे हैं, योगी देखे हैं, मोदी देखे हैं,
हमको स्वर्ग दिखा रहे हैं, अपने स्वर्ग देखे हैं। जब जिंदा नहीं स्वर्ग देखा है तो मरा आकर के हमको कैसे बताएगा कि हम स्वर्ग में हैं। इतना झूठ झपाट बोल बाल करके देश में राजपाट चल रहा है, और अंधविश्वास। कैसे लोग पढ़े लिखे हैं कि सवाल भी नहीं करते हैं। सवाल करोगे तब न भाई पाओगे, हैं? आज भी पिछड़े वर्ग के लोग शादी करने के बाद चौथी ले जाते हैं। चौथी का प्रथा नहीं जानते कि चौथी माने होता क्या है। जिस दिन चौथी जान जाएंगे कि चौथी प्रथा क्या है, उस दिन शायद ये प्रथा बंद हो जाएगी। लेकिन जानेंगे नहीं, सिर्फ मानेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लिया है, नौकरी मांगने जाएगा, तो सरकारें उस पर लाठियां बरसा रही हैं। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई कोना हो, आप जाकर देख लो। और अगर वह पिछड़े वर्ग के लोग कांवड़ ढोएंगे तो उस पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अकल पता नहीं कब खुलेगी। किस बात के लोग पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि तर्क भी नहीं कर सकते। पत्थर में मंत्र पढ़ने से प्राण हो जाता है, तो मरे हुए पिता में वही मंत्र पढ़कर जिंदा क्यों नहीं कर दिया जाता है? ये कैसी आस्था है? ये झूठी आस्था है। और झूठा इस देश में झूठ बोल बोल करके लोग 10-12 साल तक राज कर रहा है। कब आपकी आंखें खुलेंगी? और जब 90% की भलाई की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो एक सुप्रीमो बनती हो, कहती है कांग्रेस में भी गलतियां हुई हैं। इनके यहाँ गलतियां नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के 4 बार के शासन में बसपा के एक बार भी अपने को छोड़ करके किसी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक महिला को राज्यसभा, विधानसभा, परिषद में भेजा गया? क्यों नहीं भेजा गया? नहीं, कोई हमसे आगे न निकल जाए। है? पत्थर की मूर्ति लगा दो, पार्क बनवा दो, जिलों के नाम बदल दो, लेकिन पाठ्यक्रम में इन बुजुर्गों को मत पढ़वाओ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी बसपा की कि 4 बार के शासन काल में मनुवादियों को ही उन्होंने शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाया? बताए तो, ये कमी है कि नहीं? यही डॉक्टर अंबेडकर का मिशन है कि अपना मूर्ति लगवा लो, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में सरकारी पैसे से बनवा दो। ये बाबा साहब का मिशन है। लेकिन बाबा साहब को किताबों में नहीं पढ़ाओ, पाठ्यक्रमों में मत पढ़ाओ। क्यों? जब आपकी फुल फ्लेज सरकार थी तो आपको पढ़ाना चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ाया? सबसे ज़्यादा मंत्री कौन थे उस मंत्रिमंडल में? 7 से 12 में 2007 से 2012 तक का जो फुल फ्लेज मंत्रिमंडल बसपा का था, उसमें कौन था? शिक्षा मंत्री कौन था? स्वास्थ्य मंत्री कौन था? बताइए। और अपने आप को सबसे नंबर 1 लोग बोलता है और कहता है अम्बेडकरवादी है, मैं बाबा साहब का मिशन मानते हैं। अरे मैं 22 साल वहाँ खट के आया हूँ। 11 जिले का कोऑर्डिनेटर 22 साल तक था। DS4 चलाया और 84 से लेकर 2002 तक बसपा चलाया। क्या दिया? जब कहा कि अरे भाई कोटा बांध लो, क्षेत्र तैयार करेगा कार्यकर्ता, मार खाएगा कार्यकर्ता, लात खाएगा कार्यकर्ता बूथों पर, और जब वो क्षेत्र तो तैयार कर देगा और फसल तैयार हो जाएगी तो आप बैठे बैठे धन्ना सेठ को आप टिकट बेच दोगी। यही बाबा साहब का मिशन है। वो भी 100%, 1% भी उसमें कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसी बात पर 16 जनवरी 2002 का मेरा बाता कहनी हुआ। मैंने कहा भाई रेखा बांधो ना, 60% धन्ना सेठ को दो, 40% कार्यकर्ता को दो। 70% धन्ना सेठ को देती हो तो 30% कार्यकर्ता क्यों लात खाने के लिए है, मार खाने के लिए है? आपने तो अपने लाल पत्थरों का माल बना लिया। जाओ देखो गरीबों की झोपड़ियों में, आज भी झोपड़ी में बैठे हुए हैं। जाओ गांव की बस्तियों में देखो, उन बस्तियों में कौन से सुधार लाया 4 बार के मुख्यमंत्री काल में? बता दो कि हमने गरीबों की बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में यह सुधार का कार्यक्रम चलाया है, सुधार लाया है। सफाई कर्मी भर्ती में 10% वाले लोगों को भर्ती कर दिया। आज वो 20,000 रुपया पा रहे हैं, 5,000 उसी व्यक्ति को दे रहे हैं
जो परंपरागत तौर से सफाई करता था और 15,000 अपने घर ले जा रहे हैं, यही आपकी व्यवस्था थी। आपकी गिनती न गिनाया जाए, आप दूसरों की गिनती गिनाती हो, आपकी गिनती कौन गिनाएगा? मैं तो वहाँ 22 साल खट के आया हूँ, क्या दिया है हमको तुमने? बताओ। मैं तो ओबीसी का था ना, मैं कांसी राम जी द्वारा लाया गया था ना, क्या दिया मुझको तुमने? जाओ, हमारे यहाँ नहीं, आप पार्टी छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया पार्टी, तो आप दूध की धोई हो गई। कांग्रेस में गलतियां हैं, हम ही मैं मानते हैं कांग्रेस ने गलतियां किया है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया भी है। आज दिया न होता तो नरेंद्र मोदी जी उसको अपने मित्र साथी अडानी को बेचते कैसे? दिया तभी तो आज वो अपने मित्रों को बांट रहे हैं, ताकि जो सरकारी संस्थान खत्म हो जाए, आरक्षण का नामो निशान मत मिट जाए। वो आरक्षण देने वाले लोग सरकार पर हैं। किसने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया उत्तर प्रदेश में बढ़ने पनपने का? 3 बार तो सहारे की सरकार थी, चौथी बार भी उन्हीं के सहारे पर थी, सबसे ज्यादा मंत्री उनके थे। बताइए क्यों नहीं आपने कायाकल्प कर दिया प्रदेश का? तो ऐसा नहीं है। कमियां के बाद अगर आदमी कमियां स्वीकार ले, कांग्रेस ने अपनी गलती स्वीकारा, यहाँ गलतियां हमसे हुई हैं, और आज वो 90% की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना आपने क्यों करा लिया 4 बार के शासनकाल में? समाजवादी पार्टी के 4 बार के शासन में जाति जनगणना क्यों नहीं हो गई? मुलायम सिंह से गलतियां नहीं हुई थी? मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने किया था। उनके बेटे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो दलितों का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था, कौन खत्म किया? ये पीडीए का नारा नकली दे करके जो घूम रहे हैं लोग, और जमीन पर कोई पीडीए का रूप नहीं है। कैसे लोग कैसे तरीके से समाज को धोखा दे रहा है। इन धोखा देने वालों को पहचानो भाइयों। लेकिन अब यह बात देख लो कि जो 90% की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और दिल्ली की अभी सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं तो जाति जनगणना पर क्यों केजरीवाल चुप हैं, क्यों ममता बनर्जी चुप हैं, क्यों शरद यादव चुप हैं, क्यों जो शिंदे हैं वो चुप हैं? बताइए ना। शिवसेना क्यों चुप है? ये लोग चुप क्यों हैं? और जब आरक्षण की भागीदारी बढ़ाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इस देश का कौन व्यक्ति समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन करके सामने आया है? और तीसरा, मोर्चा बनाने की बात है, भाजपा के इशारे पर, पूंजीपतियों के इशारे पर। साफ हो गया, देश जान गया, ममता आपको भी जान गया, केजरीवाल आपको भी जान गया, और मायावती जी आपको भी जान गया, अखिलेश आपको भी जान गया। पूरे देश ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को विपक्ष ने नकारा, लेकिन उसको कौन स्वीकारा? जब एक ही चुनाव नेशन और प्रदेश का होगा तो प्रदेश के मुद्दे हाईलाइट रहेंगे कि देश के मुद्दे हाईलाइट रहेंगे? बोलिए, ये किसका गीत लोग गा रहा है? चाहे अखिलेश हो चाहे माया जी हो, किसका गीत गा रहे हैं आप लोग? भाजपा को मजबूत करने का। आज अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अगर मौका नहीं दिया गया होता भाजपा को आगे बढ़ने पनपने का, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय न दिया गया होता, तो आज वो देश में राज नहीं कर पाती। आदरणीय मायावती जी बताइए, आरएसएस पूरे देश के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर चला रहा है। अरे आप तो अपने प्रदेश में माता सावित्री बाई फुले को किताबों में पाठ्यक्रमों में पढ़वा दी होती। आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरस्वती मंदिर चलता रहा, और उसको संरक्षण कौन देता रहा? आपका शिक्षा मंत्री। जो आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री, कि कहीं बसपा का अगर आदमी शिक्षा मंत्री बन जाएगा तो कहीं हमारा जो बनाया हुआ शिक्षा व्यवस्था कहीं बिगाड़ न दे। आपसे गलतियां नहीं हुई हैं, आज उसी का भोगदंड भोग रही हैं, और किसी का नहीं।
कार्यकर्ताओं के सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी में उपेक्षा हुई है वह पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। कार्यकर्ता काम करेगा और बैठे बैठे दिल्ली और लखनऊ से उसका सौदा कर लिया जाएगा और कार्यकर्ता को कहीं लड़ने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। वो पार्टी अगर आज डूबी है, 22 साल का मेरा जवानी उसमें गया है, बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट में बोल रहा हूँ। ये इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, केवल एकमात्र माया जी हैं और कोई नहीं है। इसलिए हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि इस नई कांग्रेस और उसके नए जो नेता हैं जो यह आह्वान कर रहे हैं, जो 90% की बात कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, पिछड़ों का आरक्षण, दलित का हो चाहे ओबीसी का हो, हम इस आरक्षण के कोटा को बढ़ाएंगे। और आज वो सचिवालय गिना रहे हैं और कॉलेजियम के जजों को गिना रहे हैं कि कहाँ है इसमें दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। अगर यह सवाल उठाया जा रहा है तो इस पर काम करने की भूमिका तैयार हो रही है। इसलिए मैं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा कि जो 90% दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करे, अब हमको उसी को इस देश में प्रधानमंत्री के तकमा को देना है और बैठाना है। आप लोग लपट जाइए, मेहनत करिए, मशक्क़त करिए, बूथ पर जाइए और वोट बढ़ाइए। वोट बढ़ाने के लिए BLO का इंतज़ार मत करिए, ऐप बन गया है, घर बैठे अपना वोटर लिस्ट में 18 साल के जो बालिग हैं उनका वोट बढ़ा लीजिए। ये आप लोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं कि इतनी हमारी संख्या भीड़ हुई और उस भीड़ का चौथाई हिस्सा भी वोटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर आप काम नहीं करते। भाजपा पन्ना प्रमुख बना करके, उनको तनख्वाह दे करके और अपने फर्जी वोटरों को बना करके, सही बना करके और प्रस्तुत कर रही है। और आप लोग चिल्ला रहे हैं कि अरे हमारा वोट लूट गया। अरे वोट आप बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास किए? किसी पार्टी का यह आह्वान हुआ कि नहीं? किसी पार्टी में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया कि वोटर लिस्ट कैसे बढ़ेगा? आप BLO के भरोसे हो। BLO सरकारी कार्यकर्ता है, वो उसको जितना मिलेगा करे, वो लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए खतरों से आप सावधान हो जाइए और समझिए। इसलिए अगर 90% की बात कांग्रेस कर रही है तो अब दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों से मेरी अपील है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस या उसके जो एलाइज हों उनको ही दे करके आप आगे बढ़िए। और ये तीसरे मोर्चे की बात करने वाले सब बेईमान हैं। इतना ही नहीं, ये सब खरीदे हुए लोग हैं और ये प्रकारांतर से भाजपा को मदद करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ गई तो हम लोगों ने तो कांग्रेस का ही वोट छीन करके अपने आप को छोटे छोटे स्थानों पर अपने को प्रतिस्थापित किए हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है। तो आइए सब लोग मिल करके उसके धारा में चलिए, लेकिन धारा में चलिए तो उसके विचारधारा को भी फॉलो करिए। अगर विचारधारा नहीं फॉलो करते हैं तो आप लोग जाइए अपना तीसरा मोर्चा बनाइए। अब तो मैं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा, पढ़े लिखे लोगों से, कि आप विचार करो। नया भारत बनाना है तो हमें निश्चित तौर पर जो 90% की बात करेगा हम उसी को देश पर बैठाने की बात सोचेंगे। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करके आगे बढ़ा दीजिए, नहीं कमेंट करके हमको बताइए हमें और क्या अभी सुधार करना है। धन्यवाद।